हालांकि इस बीच हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, तस्वीरें देखिए आप। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर, उनका आप देख सकते हैं कारवां वहां पर इस वक्त पहुंच चुका है, कारों का काफिला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 6 बजे के आसपास आने का वक्त बताया गया था और उसी के आसपास पहुंचते हुए प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारों के काफिले के आते ही कार्यकर्ताओं में भी जोश आ चुका है और वो भी वहां पर नारे लगा रहे हैं और अपने सबसे बड़े नेता का अभिनंदन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। इस तस्वीरें सीधे इस वक्त आपको हम दिखाते हुए। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि ना टीवी पे तय होगा और ना ही कार्यकर्ता तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तो तय करेगा, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या तय कर सकता है, ये कयास तो आपने भी लगाया होगा। देखिए गौरव जी, बड़ा स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश के बारे में जब हम भावी मुख्यमंत्री की बात करते हैं और भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के संदर्भ में बात करते हैं, तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश यदि भारत का एक सबसे बड़ा राज्य है, तो अगर हिसाब लगाया जाए तो आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 6ठा राष्ट्र बैठता है। दुनिया के सिर्फ 5 देश ही ऐसे हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी से ज़्यादा है। इसलिए, और यहाँ पर विविधता का संगम है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर भाजपा को एक ऐसा कुशल नेता देना होगा जो सभी पक्षों को, सभी वर्गों को, और उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक विविधता है इसको ध्यान में रखते हुए, जो सांस्कृतिक विविधता भी है उसकी, जिसका उसको पूरा आभास हो, जिसका उसको पूरा ज्ञान हो और जो सबको साथ लेकर के चल सके। इसलिए ऐसे एक अनुभवी और कुशाग्र नेता की आवश्यकता उत्तर प्रदेश को होगी। और इस 325 सीटों मिलने के बाद भाजपा का ये दायित्व और बढ़ जाता है कि वह यहाँ ऐसे राजनीतिज्ञ को मुख्यमंत्री बनाए जिसमें राजनीतिक कुशलता कूट कूट कर भरी हो, जिसमें किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो सत्यानाश हुआ है उत्तर प्रदेश का पिछले 10 वर्षों में, उससे उसको उबार सके। यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत बड़ी एक समस्या। सर, रोकना चाहेंगे आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी गाड़ी से उतरकर इस वक्त वहां पर चलते हुए जा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बताया हमें ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं। वो तस्वीरें बस आ ही रही हैं आपके पास, देखिए वो तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री सफेद कपड़े में हाथ हिलाते हुए और आसपास उनके सुरक्षा कर्मियों का, एसपीजी का घेरा, लेकिन प्रधानमंत्री पैदल चलते हुए आप देख सकते हैं। आगे एक सुरक्षा के लिहाज से गाड़ी चल रही है, इसलिए हम प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहे, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस गाड़ी के ठीक पीछे एक सफ़ेद कुर्ते में आपको, या लाइट कलर के कुर्ते में आपको जो शख्स दिखाई दे रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें। वहां मौजूद सड़क के दोनों तरफ कार्यकर्ताओं से, लोगों से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन तस्वीरों में आप देखिए, हम आपको सीधी दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पैदल चलते हुए बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे हैं। शायद हमने पिछले कुछ सालों में किसी प्रधानमंत्री को इस तरह पैदल चलते हुए देखा होगा। संसद सत्र छोड़ दें, संसद के आगे बाहर चलने के अलावा किसी आम जगह पर इस तरह रोड पर चलते हुए, तो ये प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और उन्हीं की शख्सियत है जब वो हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं। होली के ठीक पहले इतना बड़ा सरप्राइज उन्होंने पार्टी को दिया जब 300 से ज्यादा सीटें जीत कर दिखा दी केवल अपने दम पर, और अब कार्यकर्ताओं को एक सरप्राइज देते हुए दिल्ली में लटियंस जोन में ली मेरिडियन होटल से प्रधानमंत्री अपने हेडक्वार्टर की तरफ, प्रधानमंत्री बीजेपी के हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त वो कार्यकर्ताओं से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। सीधी तस्वीर जी। कभी नेहरू जी ऐसे किया करते थे, वो भी शुरुआत के दौर में, और जब कहीं बाहर जाते थे दिल्ली से तब नेहरू जी ऐसा लोगों से भेंट किया करते थे। उसके बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में लोगों से इस प्रकार उनका आमना सामना कर रहे हैं और उन सबका अभिवादन कर रहे हैं। तो ये चूँकि नरेंद्र मोदी कोई कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है गौरव जी, जो इसलिए उनके बारे में सबसे पहले ये समझना होगा कि उनका राजनीति में कोई मोह नहीं है। मोह से मेरा मतलब ये है कि उनके कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ नहीं है। वो चूँकि सियासी फकीर हैं,
इस राजनीति के दंगल में। हाँ। इसलिए वो इतने बड़े बड़े फैसले, नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला वो ले लेते हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 11 अशोका रोड जो कि बीजेपी का दिल्ली में मुख्यालय है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। फूलों की जोरदार बारिश हो रही है इस वक्त और प्रधानमंत्री वहां पर हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं से अभिवादन लेते हुए और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनको अभिवादन देते हुए और ये बताते हुए कि हाँ, हम लोगों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है और ये हमारा दिन है और हमें ये दिन इसी तरह सेलिब्रेट करना भी चाहिए। तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश होती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी के मुख्यालय। सुरक्षा कर्मियों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा राकेश जी, क्योंकि इतनी भीड़ में प्रधानमंत्री को इस तरह से निकाल कर ले जाना। निश्चित रूप से आजकल परिस्थितियां वो नहीं है जो नेहरू युग में थी। नेहरू जी तो कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं रखते थे। उसके आज की परिस्थितियां एकदम से बदल चुकी हैं। जिस प्रकार से आतंकवाद का खतरा भारत में लगातार मंडराता रहता है और जिस प्रकार की हरकतें पाकिस्तान करता रहता, वैसी समस्या उस समय नहीं थी। तो इसलिए राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं और अमित शाह पहुंचे हुए हैं और वो इस वक्त प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए फूलों का गुलदस्ता दिया। राजनाथ सिंह और अमित शाह ने वहां पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, और उन्होंने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। और अब प्रधानमंत्री ऑफिस के, बीजेपी ऑफिस के अंदर जाते हुए आप देख सकते हैं रामलाल, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, ये सब वहां पर दिख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, ये सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। कटारिया जी भी हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और बीजेपी हेडक्वार्टर से सीधी तस्वीरें इस वक्त 11 अशोका रोड से, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं और तमाम बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हो राज्यों में, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हो, संघ से जुड़े नेता हो, वो सब इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने यहां पर माल्यार्पण किया, यहां पहुंचकर बीजेपी हेडक्वार्टर में लगी दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर। और अब प्रधानमंत्री वहां देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी उनको पुष्पांजलि अर्पित की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर इसके बाद अब पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसके बाद और भी तमाम बड़े नेता, वेंकैया नायडू ने भी इस वक्त पुष्पांजलि अर्पित की। जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, आप देख सकते हैं। तमाम बड़े नेता इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं और बस कुछ ही देर में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग शुरू होने वाली है। और जहां अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें जो अमित शाह ने की थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि 6 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड में हम तय करेंगे कि हमारी जहां जहां सरकारें आ रही हैं वहां मुख्यमंत्री कौन होगा। तो राकेश कपूर जी, इतनी जल्दी तय हो जाएगा और क्या अभी नाम क्लियर हो जाएंगे? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के नाम तय होने में तो संसदीय बोर्ड को अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन उससे पहले जो किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए उस पर पूरा विचार विमर्श होगा। चूँकि उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, ये दुनिया का 6ठा राष्ट्र है अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन सारे प्रोस एंड कॉन्स, सभी नफ़े नुकसान को देखते हुए और उत्तर प्रदेश की संजीदा स्थिति को देखते हुए, उत्तर प्रदेश का एक भाग नेपाल से लगता है, जो उत्तराखंड जो हट गया वो चीन से जिसकी सीमाएं लगती हैं, तो ये और इसके बाद उत्तर प्रदेश में 20-22% जो है अल्पसंख्यक हैं और लगातार इस प्रदेश के अंदर तो तुष्टीकरण की राजनीति काम करती रही है। सारी चीज़ों को संभालना और सब लोगों को एक साथ लेकर के चलना किसी कुशाग्र राजनीतिज्ञ का ही काम हो सकता है और उसी के लिए ये माथापच्ची संसदीय बोर्ड को करनी पड़ेगी, जो पार्टी का सेंट्रल बोर्ड है। उसमें अब ये सारी चीज़ें डालेंगे और उसमें चक्की में से क्या निकल करके आता है, जो रस निकल करके आता है, वो लोगों को नाम उसका बता दिया जाए। हो सकता है वो आज निकल आए, हो सकता है वो कल निकल आए, लेकिन
और इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के जो चुने हुए विधायक हैं उनकी राय क्या है। पहले तो उनकी राय ली जाएगी, क्योंकि हमारे संसदीय लोकतंत्र में जो नेता का चुनाव होता है, जो चुने हुए विधायक होते हैं, चुने हुए सदस्य। नहीं, एक बड़ी अच्छी अभी बात कह रहे थे मेरे सहयोगी संतोष जो लखनऊ से जुड़े हुए हैं, संतोष ये कह रहे थे कि वहां पर उनको जो खबर मिल रही है सूत्रों से कि एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा जी, और वो ऑब्जर्वर वहां पर जाकर विधायकों से राय लेगा। ये हमने पहले भी देखा है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा, तो उसके बाद क्या ऑब्जर्वर का आपको स्कोप दिखता है अब? नहीं, क्यों नहीं, ऑब्जर्वर का स्कोप तो हमेशा रहेगा। देखिए, संसदीय लोग, ये तो एक आवश्यक है कि संसदीय लोकतंत्र में जो चुने हुए सदस्य हैं उनकी राय अवश्य ली जाएगी उनकी, और ऑब्जर्वर का नियुक्त किया जाना कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी ये करती रही है और भाजपा भी अगर ऑब्जर्वर की नियुक्ति करती है और ऑब्जर्वर लखनऊ भेज करके विधायकों की राय जानना चाहती है, तो उससे ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि विधायक चुने हुए विधायक में से ही किसी को अपना नेता बनाना चाहते हैं या बाहर से नेता लाना चाहते हैं। तो देखा जाएगा, चूंकि उत्तर प्रदेश की संजीदा स्थिति ऐसी है कि मुझे लगता है कि बाहर से भी नेता जो है, भाजपा का कोई नेता जो उत्तर प्रदेश का हो, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, मेरे साथ समीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, प्रधानमंत्री तो पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, और प्रधानमंत्री का जिस तरह से जोरदार अभिवादन किया वो भी हमने देखा। फिलहाल इस वक्त आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं, जरा बताइए। अब अगर आप कार्यक्रम के लिहाज से देखें तो आप प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पे पहुंच के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उनकी मेहनत को धन्यवाद के रूप में अपने संबोधन में उसका जिक्र करेंगे और आगे की राह कैसे होने वाली है वो भी बताएंगे। सबसे अहम बात यह है कि आखिर वो क्या वजह थी, क्या वो सिर्फ मोदी का जादू था जो ऐसा चला कि एकदम सुनामी आई, या फिर और क्या वजह रही हैं, उन तमाम बातों का जिक्र होगा। सूत्र ये भी बताते हैं कि शायद विपक्ष पर एक कटाक्ष के अंदाज में उनके तमाम आरोपों का भी जवाब दे इस मंच से। लेकिन ये प्रक्रिया के बाद में जो अहम है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, जिसमें कैबिनेट के तमाम वरिष्ठ मंत्री पहुंच चुके हैं। पीयूष गोयल है, राजनाथ सिंह है, अनंत कुमार हैं, जेपी नड्डा है, ये सभी मंत्री पहुंच चुके हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और जैसा कि ट्रेंड रहा है, देखिए नाम पहले से लगभग तय होता है, उस पर यह मंथन होता है कि ये नाम को आखिर क्या सभी में एक्सेप्टेंस है, क्या सभी मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने जाकर यूपी में काम किया है, क्या उनको लगता है कि ये वो नाम है जो यूपी में बीजेपी को और मजबूत करेगा। क्योंकि गौरव, बात ये नहीं है कि आज यूपी में हमने जीत हासिल करी है बीजेपी ने, तो वो आगे 2019 में वही जीत कैसे उसको और फायदा मिलेगा 2019 के चुनाव में, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ से उस नाम से तय किया जाना है। 2019 दो साल बाद है, तो जो वादे अब तक मैनिफेस्टो में किए गए हैं यूपी के मैनिफेस्टो में, उनको भी कुछ हद तक पूरा करना है, पार्टी को और मजबूत करना है और 2019 में वही 2014 का करिश्मा भी दोहराना है। तो ये इन सब बातों को ख्याल में रखकर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ये तय किया जाएगा कि यूपी और उत्तराखंड में कौन सा वो चेहरा होगा। लेकिन इसके आगे अगर आप देखें तो गोवा और मणिपुर में भी किस तरीके से सरकार बनेगी, क्योंकि अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कल प्रेस वार्ता करी तो उसमें ये कहा था कि हम गोवा और मणिपुर में भी सरकार बनाएंगे। हालांकि वहाँ पे बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं है, तो वो जो दावा पेश कर रहे हैं उसको कैसे पूरा करेंगे, कौन कौन निर्दलीय विधायक जो समर्थन देंगे, इस सब पर भी मंथन होगा बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होनी है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि जो यूपी का जो सीएम का जो चेहरा होगा उसका नाम का ऐलान होली के बाद किया जाएगा, ताकि जो ऑब्जर्वर की भूमिका है, जो वहाँ के विधायकों की राय है, उसको भी एक बार देख समझ लिया जाए, ताकि कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना हो और लोगों की नाराजगी कहीं पर भी उभर कर सामने ना आए। क्योंकि विपक्ष उसको भी, भले ही वो सिमट के बहुत कम रह गया हो, विपक्ष नाम बहुत इस वक्त जो जितनी बड़ी जीत हासिल करी है वहाँ पे विपक्ष महज एक नाम भर रह गया हो, लेकिन कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। जिस तरीके की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि सबको अपने साथ सम्मिलित रखें, तो ऑब्जर्वर की भूमिका को भी ध्यान में रखा जाएगा। और जो नाम पहले से या जो नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा उसमें देखा जाएगा कि आखिर कितना समन्वय, कितना तालमेल बन पा रहा है। एक बात और जो मैं किसी मंत्री से बात कर रहा था बीजेपी के, वो ऑफ रिकॉर्ड में ये है, क्योंकि ये इसके बाद लखनऊ में भी हो सकता है प्रधानमंत्री जाएं और वहाँ पर कोई कार्यक्रम में शरीक हों और वहाँ पर यह तय किया जाएगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन
अहम नाम शामिल होने चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से आगे लेकर जाना है। और जो एलाइज हैं यूपी के, जिन्होंने समर्थन दिया, जिन्होंने यूपी में काम किया, क्या उनके कुछ चेहरों को शामिल करना है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। इन सब पर भी फैसला होना है, इन सब पर भी चर्चा होगी। तो जो ये बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है बहुत अहम है। इसीलिए आप देखें तो सभी कद्दावर नेता, सभी वो जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो यहाँ पर रहेंगे, और साथ ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जो अंतिम मोहर लगाएंगे। ठीक है समीर, आप रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर साफ है कि अब इस मीटिंग तो लगभग शुरू हो चुकी है हेडक्वार्टर्स में, लेकिन जैसा कि समीर कह रहे थे, बहुत मुमकिन है कि होली के बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम सामने आए। हो सकता है जितने भी राज्य, यूपी, उत्तराखंड में अगले मुख्यमंत्री का नाम सामने आए। फिलहाल सीधी तस्वीरें देखिए आप, ये बीजेपी हेडक्वार्टर है जहाँ प्रधानमंत्री वहां पर बने मंच पर पहुंच चुके हैं। अमित शाह उनके साथ हैं, राजनाथ सिंह उनके साथ हैं, और तमाम बड़े नेता, वेंकैया नायडू उनके साथ हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की, जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं। मैं एक बात, ये वो जो मंच बना था वहां पर पहुंच चुके हैं पीएम जी, बोलिए। मैं एक बात कहूं, जिस प्रकार से राजनाथ सिंह जी आज प्रधानमंत्री के साथ हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद राजनाथ सिंह भी जो हैं वो मुख्यमंत्री पद की होड़ में सबसे आगे हैं। नहीं, आपकी इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। और राजनाथ सिंह वो है जिनको सबसे ज्यादा अनुभव है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर, जिनके नाम चर्चा में है। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहाँ शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में गृह मंत्री और कई बड़े पदों को संभाल चुके हैं। लेकिन कई लोग जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्रियों का चयन किया गया, उसको आधार मानते हुए कहते हैं कि हो सकता है कोई नया नाम भी सामने आ जाए। हालांकि आपकी बात में दम है और ये दिख भी रहा है, वहाँ जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है। मुझे लगता है, मुझे आवश्यक नहीं है कि हरियाणा का उदाहरण ही जो है वो हर जगह लागू किया जाए। हरियाणा की परिस्थितियाँ और थीं, वहाँ की राजनीति और है, उत्तर प्रदेश की राजनीति और है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जैसा मैंने कहा, एक परिपक्व, कुशाग्र और अनुभवी राजनीतिज्ञ की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश को। जो 2000, देखिए सवाल सिर्फ 2019 के चुनाव जीतने का नहीं है। चुनाव आप कब जीतेंगे? जब उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में आप बदलाव लाएंगे।